सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है लेक्चर 2 पार्ट 2 में, जहां मैं आपको पाथ लॉस के बारे में बताने वाला हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक ट्रांसमिट रिसीव सिग्नल मॉडल किस तरह से दिखता है, और एक आप जब एक को ट्रांसमिट करते हो सपोज एस ऑफ टी, और अब एक रिसीव करते हो आर ऑफ टी, और एस ऑफ टी और आर ऑफ टी में किस तरह का एक रिलेशनशिप बनता है। लो पास इक्विवेलेंट ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल हम लोगों ने देखा लास्ट लेक्चर में, और लो पास इक्विवेलेंट ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल भी देखा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में। अभी उसी का एक्सटेंशन में हम लोग अब पाथ लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक लीनियर पाथ लॉस को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, पीटी बाय पीआर। पीटी जो होता है वो एक ट्रांसमिटेड पावर रहता है, और पीआर जो होता है वो एक रिसीव्ड पावर है। सो बेसिकली एक सपोज एक टावर, कहीं दूर एक टावर है जहां से एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। सपोज एस ऑफ टी एक सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है, उसकी पावर पी ऑफ टी है, और बीच में कोई वायरलेस चैनल हो, जैसे हम लोग वायरलेस चैनल के बारे में पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, और एक रिसीवर है, सपोज एक मोबाइल फोन एक रिसीवर है यहाँ पर, और ये सिग्नल रिसीव कर रहा है, जो रिसीव पावर है पी आर। तो जो पाथ लॉस, द लॉस बिटवीन द रिसीवर, बिटवीन द ट्रांसमिटेड सिग्नल एंड द रिसीव्ड सिग्नल, इसको हम लोग जनरली पाथ लॉस बोलते हैं, और इसको पीएल से डिनोट करते हैं, और उसको पीटी बाय पीआर बोला जाता है। तो ट्रांसमिटेड पावर बाय रिसीव्ड पावर। जनरली रिसीव्ड पावर एक चैनल के वेरिएशंस को कंसीडर करते हैं, दैट्स व्हाई समटाइम्स हम लोग रिसीव्ड पावर को एवरेज रिसीव्ड पावर भी बोलते हैं। अगर आप इसको डीबी में ट्रांसलेट करें तो ये आ जाएगा 10 log 10 पीटी बाय पीआर इन डीबी। सो डीबी में डेसिबल्स वैल्यूज में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, ये लीनियर पाथ लॉस है, अगर मैं इसको डेसिबल्स वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो इसका वैल्यू आता है 10 log 10 पीटी बाय पीआर डीबी। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्री स्पेस पाथ लॉस। द इंटेंसिटी और पावर डेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम द एंटीना इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये बहुत ही जरूरी है। इंटेंसिटी और पावर इंटेंसिटी किसी भी रेडिएशन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस माना जाता है। सपोज एक ट्रांसमीटर, जैसे मैंने आपको पिछले में बताया, सपोज एक ट्रांसमीटर कहीं लोकेटेड है और एक रिसीवर कहीं दूर लोकेटेड है, और जो इंटेंसिटी, जो जिस इंटेंसिटी से, जिस ट्रांसमिट पावर से ये ट्रांसमिट कर रहा है, अगर मैं कुछ दूरी में इसकी इंटेंसिटी देखूं और एज्यूम करूं ये एंटीना एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना है। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना मींस इट रेडिएट्स इक्वली इन ऑल 360 डिग्री डायरेक्शंस, इक्वली रेडिएट करता है हर डायरेक्शन में। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी कुछ दूरी पे, कुछ डिस्टेंस डी पे देखूं, इसको मैं आई से अगर डिनोट करूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पीटी बाय 4 पाई डी स्क्वायर। 4 पाई डी स्क्वायर बिकॉज ये इसलिए आता है क्योंकि वी एज्यूम कि एंटीना इक्वली हर डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है और एक स्पेरिकल वेव फ्रंट सॉर्ट ऑफ बनता है। इसकी वजह से ये जो इंटेंसिटी एट डिस्टेंस डी जनरली पीटी बाय 4 पाई डी स्क्वायर के माध्यम से दी जाती है। अगर मैं आगे बढ़ूं और इसके बारे में बताऊं, अमाउंट ऑफ पावर, अगर एक सपोज एक कुछ ही दूरी में एक रिसीवर एंटीना है, आर एक्स है, और वो रिसीवर एंटीना में कितनी पावर मिलेगी तो वो हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। रिसीव्ड पावर विल बी इक्वल टू इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंटीना मल्टीप्लाइड बाय द इंटेंसिटी और द पावर डेंसिटी। तो एक ट्रांसमीटर मैंने ट्रांसमिट किया पावर पीटी से, रिसीवर में पावर रिसीव किया पीआर। इन दोनों के बीच में अगर पीआर कैन बी रिटन एज, और पीआर मैं इफेक्टिव एरिया ऑफ द एंटीना मल्टीप्लाइड बाय द इंटेंसिटी और पावर डेंसिटी द रेडिएशन के माध्यम से लिख सकता हूं। और इफेक्टिव एरिया जो है एंटीना का, इफेक्टिव एरिया और इसको अपर्चर भी करते हैं, एंटीना अपर्चर भी बोला जाता है। क्या उसको हम लोग फॉर आइसोट्रोपिक एंटीना को हम इससे लिख सकते हैं, ए इफेक्टिव AEF is equal to lambda square. Lambda is the wavelength of the transmission. जिस वेवलेंथ से जो EM वेव्स ट्रांसमिट हो रही है उसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, और लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई। अगर मैं ये तीन इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, 1.4, 1.5 और 1.6, और जो लीनियर पाथ लॉस का मैंने डेफिनेशन पिछले स्लाइड में बताया था, जो PL विल बी इक्वल टू PT बाय PR। अगर पीटी की वैल्यू मैंने यहाँ से सब्सटीट्यूट की, पीटी की वैल्यू मैंने 1.4 से सब्सटीट्यूट की, और पीआर की वैल्यू अगर 1.5 और 1.6 को कंबाइन की, तो एक फ्री स्पेस पाथ लॉस का
इक्वेशन बन जाता है वो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, PL इक्वल टू फॉर आइसोट्रोपिक एंटीना, उसी एंटीनास के लिए जो इक्वली रेडिएट करती है 360 डिग्री डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 4πd बाय लैम्डा द होल स्क्वायर। ये पाथ लॉस का इक्वेशन हो गया, फ्री स्पेस पाथ लॉस का इक्वेशन आ गया। अब हम देखते हैं अगर एंटीना गेन्स को इंक्लूड किया जाए फ्री स्पेस पाथ लॉस में तो क्या चेंजेस आएंगे। द चैनल मॉडल, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, अगर मैंने कुछ ट्रांसमिट किया है S ऑफ टी और मैंने रिसीव किया है R ऑफ टी, और अगर मैं बोलूँ U ऑफ टी लो पास इक्विवेलेंट है S ऑफ टी का, वो हमने पढ़ा था। अगर U ऑफ टी इज लो पास इक्विवेलेंट ऑफ S ऑफ टी तो मैं R ऑफ टी को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर ये जो सिंबल है वो है रियल पार्ट ऑफ दिस ब्रैकेट। रियल, वी आर ओनली कंसिडरिंग, जो हम सिर्फ रियल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन को ही सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं। तो चैनल मॉडल एसोसिएटेड विद द ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट चैनल मतलब, जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। जब ये एक दूसरे को देख सकते हैं, उसे हम जनरली लाइन ऑफ साइट चैनल के माध्यम से भी जानते हैं। तो एक लाइन ऑफ चैनल को, अगर TX में कोई एंटीना है जिसका गेन GTX है और रिसीवर में कोई एंटीना है जिसका गेन GRX है, और इस बीच में दोनों की दूरी अगर डिस्टेंस D है और TX जो है वो PT ट्रांसमीटर पावर से ट्रांसमिशन कर रहा है, और लैम्डा वेवलेंथ से लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो हम लोग इस फॉर्म में रिसीव्ड सिग्नल को लिख सकते हैं। R ऑफ टी विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ लैम्डा जो वेवलेंथ है, GL मैं बताऊंगा इसके बारे में, GL एक GT इंटू GR का मल्टीप्लिकेशन है, D जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है मैं बता चुका हूं, और 4πd, और UT e to power j 2π FCT, FCT इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, और UT जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वो लो पास इक्विवेलेंट है ट्रांसमिटेड सिग्नल S ऑफ टी का। ये जो इक्वेशन है मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, अगर D को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, D इक्वल टू D जो है डिस्टेंस है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर, डिस्टेंस को मैं जो वेलोसिटी है और जो स्पीड ऑफ द लाइट C इक्वल टू C इंटू टाउ के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। टाउ इज द टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर, और C जो है वो है वेलोसिटी ऑफ द लाइट। C को हम जनरली 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड के माध्यम से भी लिखते हैं, और लैम्डा को मैं C बाय FC के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अगर मैं ये दो वैल्यू D और लैम्डा को यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, J 2π टाउ इंटू FC। ओके, सो ये एक इक्वेशन आपको बताता है एक रिसीव्ड सिग्नल जो है एट डिफरेंट टाइम कैसे वेरी होता है बिकॉज ऑफ लो पास इक्विवेलेंट U ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय द हाई फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस J 2π FCT लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ GL माइनस e टू पावर j 2π d बाय लैम्डा। पावर की बात करूं, पाथ लॉस, द पावर इन द रिसीव्ड सिग्नल, अगर मैं पावर की बात करूं PR, so the power of the transmitted signal, suppose the power of the transmitted S of t is P of t, मैंने ये बताया है पहले कि अगर समझो ट्रांसमीटर की पावर P of t है, तो रेशियो of the received to the transmitted power can be computed as something like this। तो रिसीव्ड पावर को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अगर मैं ये बात करूं R of t का रिसीव्ड पावर PR है, तो और सबका स्क्वायर लेके, बिकॉज एवरीथिंग इज द एम्पलीट्यूड टर्म इन दिस केस, अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, रिसीव्ड पावर विल बी इक्वल टू transmitted power multiplied by the gains of the antennas GTX GRX multiplied by the lambda square divided by the 4π d the whole square। अगर आप इस इक्वेशन को फ्री स्पेस पाथ लॉस के इक्वेशन से कंपेयर करें, जहां हमने ऑलरेडी PT बाय PR के बारे में बताया था, PT बाय PR इक्वल टू 4π d द होल स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, अगर आप आगे की स्लाइड्स में देखोगे 4π d स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर, इसमें दो एंटीना टर्म्स ऐड हो गए हैं GTX और GRX। अगर GTX और इक्वल टू GRX इक्वल टू 1 तो ये इक्वेशन उसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है फ्री ट्रांसमिशन इक्वेशन में और फ्री स्पेस पाथ लॉस इक्वेशन में। एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जो आपकी रिसीव्ड पावर है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर है। द रिसीट पावर फॉल्स ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीव एंटीनास। ये बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है, क्योंकि ये बताता है कि जैसे अब रिसीवर ट्रांसमीटर एंटीना से दूरी बढ़ाया जाएगा, वैसे वैसे उसका रिसीट पावर ड्रास्टिकली कम होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के माध्यम से कम होगा। एक ट्रांसमीटर अगर ले लें यहाँ पर, अगर हम एक ट्रांसमीटर ले लें यहाँ पर और एक रिसीवर ले लें यहाँ पर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, और ये pt ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से और pr रिसीव हो रहा है रिसीवर में, तो ये डिस्टेंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस अगर रिसीट पावर जो है वो एक ट्रांसमिट पावर से प्रोपोर्शनली अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस स्क्वायर के बेसिस पे वेरी होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सेंस जैसे लैम्डा बढ़ेगा तो रिसीट पावर भी आपकी बढ़ेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। तो अगर जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ेगी, रिसीट पावर भी आपकी बढ़ेगी। इसका मतलब जैसे वेवलेंथ हमने बताया था पहले ही, वेवलेंथ इज नथिंग बट वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय एफ सी। तो जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी आपकी फ्रीक्वेंसी जनरली क्या, जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी, तो जो रिसीट पावर है एटलीस्ट फॉर दिस इक्वेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ सी। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपकी रिसीट पावर कम होगी। तो इसमें दो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस हमने देखा है। एक तो रिसीट पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, एक रिसीट पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर है। क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा स्क्वायर है, दैट मीन्स इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, यू कैन से इन दिस वे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैरियर फ्रीक्वेंसी। अदर ऑब्जर्वेशंस जो हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं वो है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GTX एंड GRX। अगर आपका गेन ऑफ द एंटीनाज, अगर एंटीना गेन्स काफ़ी ज़्यादा है ट्रांसमीटर में भी और रिसीवर में भी, तो कुछ हद तक ये डिस्टेंस की जो लॉस होगी, डिस्टेंस की वजह से जो ट्रांजिट पावर में लॉस होगी, वो कुछ हद तक इसको कंपनसेट कर सकती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है जो मैंने आपको फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन एक और है कि गेन ऑफ द एंटीना जो होती है, जो गेन ऑफ द एंटीना इज रिलेटेड टू इफेक्टिव एपर्चर। इफेक्टिव एपर्चर ऑलरेडी हम लोग ने 2 स्लाइड्स पहले बताया था। वो इसको इस माध्यम से दे सकते हैं 4 पाई EFF बाय लैम्डा स्क्वायर। जैसे इफेक्टिव एपर्चर आपकी बढ़ेगी तो गेन ऑफ द एंटीनाज भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगी तो गेन ऑफ द एंटीनाज कम होगा। तो इसका एक निष्कर्ष ये निकल जाएगा, गेन ऑफ द एंटीनाज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FC स्क्वायर। तो गेन ऑफ द एंटीनाज, आपकी गेन ऑफ द एंटीना अगर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपकी गेन ऑफ द एंटीना बढ़ेगा। ये काफ़ी रिलेवेंट होता है मिलीमीटर वेव जो 30 गीगाहर्ट्ज़ के बियॉन्ड है या टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसीज है, वहाँ पर आपकी गेन ऑफ द एंटीना ज़्यादा मिलेंगी विज़ावी आप अगर सब 6 गीगाहर्ट्ज़ की बात करें या मेगाहर्ट्ज़ की बात करें। तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इसमें यह है कि गेन ऑफ द एंटीनाज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, रिसीट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपने देखा जब मैं कंबाइन करता हूं 1.9 और 1.10 इक्वेशंस को। और जैसे मैंने बताया कि रिसीट पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, सो इट इंप्लाइज दैट द रिसीट पावर डिकेज एट अ स्क्वायर ऑफ द TR सेपरेशन डिस्टेंस। जैसे ये इंप्लाई करता है, जैसे मैंने बताया कि रिसीट पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D स्क्वायर है। तो 20 dB पर डेकेड अगर मैं dB में कन्वर्ट करूँ, D स्क्वायर है तो दैट विल बी इक्वल टू 20 dB पर डेकेड। तो 10 टाइम्स अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो 20 dB आपकी रिसीट पावर कम होगी। अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन जो मैंने बताया आपको फ्री स्पेस पाथ लॉस के, अगर इसको dBm के फॉर्म में लिखूं, अगर इसको dBm के फॉर्म में लिखूं, डेसिबल्स पर मिलीवॉट, dBm मतलब डेसिबल्स पर मिलीवॉट, सॉरी इसको वापस, dBm मतलब डेसिबल्स पर मिलीवॉट। इसको इस फॉर्म में लिखूं तो मैं इस जैसे आप देखोगे रिसीट पावर ट्रांसमिटेड पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई D द होल स्क्वायर
जी टी एक्स, अब जी टी जी आर, मैं एक्स को हटा के जी टी और जी आर कर दे रहा हूँ बस, और मल्टीप्लाइड बाय द लैम्डा स्क्वायर था। ओके, तो इसको अगर मैं डीवीएम फॉर्म में लिखूँ तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ पी टी डीवीएम, क्योंकि ये पावर है तो पावर इज ऑलवेज इस फॉर्म ऑफ डीबीएम के पावर में होता है, और रेशियो जो होता है वो हमेशा डी डेसिबल्स के फॉर्म में होता है, डीबी के फॉर्म में होता है। ये बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन होता है कि डेसिबल्स, डीबी, डीबीएम और डीबीडब्ल्यू में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो डीबीएम जो होता है या डीबीडब्ल्यू जो होता है वो एक पावर को डिनोट करता है, या रिसीट पावर होगा या ट्रांसमिट पावर होगा, उसे हम जनरली डीबीएम या डीबीडब्ल्यू के फॉर्म में लिखते हैं। वेरएज जो रेशियो होता है, एसएनआर हो गया, पाथ लॉस हो गया, या ईबी बाय एनओ हो गया, उसे हम जनरली रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम जनरली डीबी के फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो आप देखोगे तो रिसीट पावर है वो डीबीएम में है, ट्रांसमिट पावर भी डीबीएम में है। जो गेन है 10 लॉग 10 गेन ऑफ द ट्रांसमिटर एंटीना, क्योंकि न्यूमरेटर में थे तो पॉजिटिव आएगा, 10 लॉग 10 गेन ऑफ द रिसीवर एंटीना, प्लस 20 लॉग लैम्डा, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर था तो ये 20 लॉग लैम्डा हो गया है, माइनस 20 लॉग 4 पाई, बिकॉज 4 पाई डिनोमिनेटर में थी तो माइनस 20 लॉग 4 पाई, माइनस 20 लॉग डी, बिकॉज डी स्क्वायर था तो माइनस 20 लॉग डी। सिमिलरली लीनियर पाथ लॉस, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। लीनियर पाथ लॉस जिसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि जी टी एक्स और जी आर एक्स इक्वल टू 1 हो जाता है, तो पी एल इक्वल टू 4 पाई डी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिसीट पावर इन डीबीएम, ये हो गया आपका लीनियर पाथ लॉस, जब मैंने टी एक्स ट्रांसमीटर गेन एंटीना और रिसीवर गेन एंटीना को भी इंक्लूड कर लिया है। अगर मैं पाथ लॉस को डीवी में लिखना चाहूं तो पाथ लॉस को डीवी में मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, माइनस 10 लॉग जी टी एक्स जी आर एक्स लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई डी द होल स्क्वायर। इसको मैं वापस से और ब्रेक कर सकता हूं, माइनस 10 लॉग जी टी एक्स माइनस 10 लॉग जी आर एक्स माइनस 20 लॉग लैम्डा प्लस 20 लॉग 4 पाई प्लस 20 लॉग डी। तो लेकिन मैंने सहूलियत के लिए इसी फॉर्म में रखा है इसको। और जब एंटीना गेन्स, जैसे मैंने बताया, अगर मैंने एंटीना गेन्स को यूनिटी मान लिया हो तो इसको फिर मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, पाथ लॉस डीबी में माइनस 10 लॉग लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई डी द होल स्क्वायर। तो अगर मैं जी टी एक्स और जी आर एक्स को 1 मान लूँ तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, रिसीट पावर के इक्वेशन जो डीबीएम में मैंने बताया, और जो पाथ लॉस के इक्वेशन जो डीबी में है, क्योंकि वो लॉस है, एक रेशियो है ट्रांसमीटर पावर का और रिसीवर पावर का, तो ये डीवी फॉर्म में है, और इसकी वैल्यू माइनस 10 लॉग लैम्डा स्क्वायर 4 पाई डी द होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ फ्राउनहोफर रीजन के बारे में, और इसे फार फील्ड रीजन भी बोला जाता है। ये एक एंटीना का स्पेरिकल वेवफ्रंट, जैसे मैंने बताया, इट डिफाइंड एज अ रीजन बियॉन्ड द फार फील्ड डिस्टेंस डीएफ। देखोगे आप एंटीना के ट्रांसमीटर पैटर्न अगर देखोगे तो ये जो इक्वेशंस जो मैंने बताई है आपको, ये जनरली फार फील्ड रीजन में ही वैलिड होती है। फ्री स्पेस पाथ लॉस जो मैंने बताया, ये सब जनरली फार फील्ड रीजन में ही वैलिड होती है, क्योंकि जो 1 अपॉन डी स्क्वायर, द रिसीट पावर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ये जो रिसेम्बलेंस है और जो इक्वेशन है, तो रिसीट पावर विल बी वेरिंग 1 अपॉन डी स्क्वायर, ये जनरली फार फील्ड में ही वैलिड होती है। तो इसलिए हम इसको, इस रीजन को फ्राउनहोफर रीजन भी बोलते हैं। और जो फार फील्ड डिस्टेंस को जनरली इस फॉर्म में लिखा जाता है, ये एंटीना पैटर्न पे डिपेंड करता है। और ये डी जो होता है, जैसे डी एफ, फार फील्ड डिस्टेंस डी एफ, फार फील्ड डिस्टेंस डी एफ को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 2d स्क्वायर बाय लैम्डा, वेयर डी इज द लार्जेस्ट फिजिकल डायमेंशन ऑफ द एंटीना। कोई भी एंटीना का लार्जेस्ट फिजिकल डायमेंशन डायमीटर भी हो सकता है, उससे हम जनरली डी से डिनोट करते हैं, तो इसे हम 2d स्क्वायर बाय लैम्डा बोलते हैं। एडिशनली टू बी फार फील्ड डी एफ मस्ट सेटिस्फाई, df should be much greater than d and df should be much greater than lambda। अगर ये दो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की जाए तो हम बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आप कंसीडर कर रहे हो ट्रांसमीटर से, वो एक फार फील्ड रीजन में है। और इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, जब सपोज आप TX एक एंटीना है, आप ट्रांसमिट कर रहे हो और एक रिसीवर यहाँ पर है, ये जो डिस्टेंस है DF, ये DF, अगर ये डिस्टेंस DF को ट्रांसमीटर से अगर हम फार फील्ड में तभी मान सकते हैं जब DF की वैल्यू एक फिजिकल डायमेंशन जो एंटीना के उससे बहुत ज़्यादा बड़ी हो और एक वेवलेंथ से भी काफ़ी बड़ी हो। और DF की वैल्यू जनरली हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2d स्क्वायर बाय लैम्डा। इसको हम जनरली फार फील्ड रीजन और फ्राउनहोफर रीजन के से भी जाना जाता है।
फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल, जैसे फ्री स्पेस प्रोपगेशन मॉडल अगर आप देखोगे जो मैंने बताया वहाँ कुछ स्लाइड्स पहले 1.9 में, जहाँ PR इक्वल टू PT इंटू GTX GRX लैम्डा स्क्वायर डिवाइड 4πD²। अगर मैं उसको D इक्वल टू 0 कर दूँ तो आप रिसीट पावर विल गो टू इन्फिनिटी। सो वो इक्वेशन जो देखा आपने, अगर मैं D इक्वल टू 0 कर दूँ वो इक्वेशन 1.9 में, तो रिसीट पावर आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी। दैट मीन्स वो जो फ्री स्पेस पाथ लॉस इक्वेशन है वो D इक्वल टू 0 के लिए वैलिड नहीं है। इसलिए हम लोग एक क्लोजिंग डिस्टेंस जनरली डिफाइन करते हैं D0 विच जनरली लाइज इन द फार फील्ड रीजन। जैसे मैंने फार फील्ड रीजन के बारे में बताया, ये DF की वैल्यू DF शुड बी 2D² लैम्डा, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर। तो हम एक क्लोजिंग डिस्टेंस डिफाइन करते हैं D0, जो एक क्लोजिंग डिस्टेंस डिफाइन करते हैं D0 जो एक फार फील्ड रीजन में रहेगी। तो समझिए हम एक ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट कर रहे हैं TX, समझो एक ट्रांसमीटर है यहाँ पर TX और एक रिसीवर है यहाँ पर RX, और ट्रांसमीटर कुछ ट्रांसमिट कर रहे हैं और ये डिस्टेंस है D। ओके, तो हम लोग अगर इसका मेजरमेंट लेना, रिसीट पावर का अगर मेजरमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट वी डू इज जनरली हम लोग एक क्लोजिंग डिस्टेंस डिफाइन करते हैं D0। D0 को हम एज्यूम करते हैं कि D0 इज ग्रेटर देन द DF बिकॉज ऑल द इक्वेशंस व्हाट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ इट्स ओनली वैलिड फॉर फार फील्ड रीजन। बिकॉज नियर फील्ड अगर एंटीना के बहुत नजदीक रहोगे आप, उसके एंटीना पैटर्न्स काफी डिफरेंट होते हैं विजावी व्हेन हम लोग जब फार फील्ड में रहते हैं। ओके, तो ये क्लोजिंग डिस्टेंस हम जनरली एक डिफाइन करते हैं D0 और उसके रिस्पेक्टिव में हम रिसीट पावर कैलकुलेट करते हैं और इसी रिसीट पावर को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कोई और डिस्टेंसेस के लिए भी। जैसे एज अ रिसीट पावर PRD एट रिलेटेड एट P0 D0S। सो अगर समझो हमको रिसीट पावर एक डिस्टेंस D कैलकुलेट करना है, ये टोटल डिस्टेंस D, ये टोटल डिस्टेंस जो है ये D है बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक छोटा डिस्टेंस डिसाइन करेंगे दैट इज D0, और D0 को जो डिस्टेंस होगा वो हम लोग एज्यूम करेंगे D0 DF से बड़ा है ताकि ये फार फील्ड रीजन में रहे। तो वी कैन कैलकुलेट फर्स्ट रिसीट पावर एट डिस्टेंस D0, फिर हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करके रिसीट पावर एट डिस्टेंस D में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिसीट पावर एट डिस्टेंस D विल बी इक्वल टू रिसीट पावर एट डिस्टेंस D0 मल्टीप्लाइड बाय स्केलिंग फैक्टर ऑफ D0 बाय D द होल स्क्वायर। तो इसका एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस ये है, हर एक डिस्टेंस की में कैलकुलेट करने की जगह, हर एक डिस्टेंस में सेम इक्वेशन यूज करने की जगह जो 1.9 हम लोगों ने यूज किया था, उसको हर डिस्टेंस में कैलकुलेट करने की जगह हम एक क्लोजिंग डिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे PR D0। और कोई भी डिस्टेंस, सपोज मैंने क्लोजिंग डिस्टेंस आप 100 मीटर्स ले लिया, अगर मेरे को 1 किलोमीटर में रिसीट पावर पता करनी है या 2 किलोमीटर में रिसीट पावर पता करनी है या 5 किलोमीटर में रिसीट पावर पता करनी है, एंड ऑल आर द रिमेनिंग पैरामीटर्स जो लैम्डा हो गए, GTX हो गया, GRX अगर सेम है, तो मैं बस ये इक्वेशन का उपयोग करूंगा और हर एक डिस्टेंस में रिसीट पावर कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, ये इस इक्वेशन का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। तो अगर मैंने रिसीट पावर समझो D0 पे अगर मैंने रिसीट पावर D0 पे कैलकुलेट कर लिया, अगर मैं रिसीट पावर D0 पे कैलकुलेट कर लिया कुछ सपोज 5 वॉट्स, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो मैं D0 का अगर मैंने माजूम की 100 मीटर्स है, तो मैं रिसीट पावर एट D इक्वल टू 1 किलोमीटर भी कैलकुलेट कर सकता। बस ये इक्वेशंस का यूज़ करना है मेरे को। तो रिसीट पावर एट डिस्टेंस D0 PR D0 मल्टीप्लाइड बाय D0 बाय D द होल स्क्वायर। तो ये 5 वॉट्स हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय D0 की वैल्यू अगर 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर यानी 1000। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को रिसीट पावर एट डिस्टेंस 1 किलोमीटर मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ 1/10 1/100 तो 5/100 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से मैं हर एक डिस्टेंस के लिए रिसीट पावर कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक, तो ये एक इसका सिग्निफिकेंस है। मैं इसको हटा देता हूँ। The reference distance D0 for a practical system for using low gain antennas in 1 to 2 gigahertz range is usually chosen to be 1 meter in indoor environment
एंड 100 मीटर्स टू 1 किलोमीटर इन आउटडोर इन्वायरमेंट। तो जनरली रेफरेंस डिस्टेंस जो मैंने बताया D0, अगर इंडोर इन्वायरमेंट की बात करें, अगर वो फार फील्ड रीजन में इंडोर इन्वायरमेंट जनरली कुछ मीटर से भी कम रहता है तो उसे 1 मीटर सिलेक्ट कर सकते हैं क्लोजिंग डिस्टेंस, और वेर एज इन आउटडोर इन्वायरमेंट जनरली हम इसे 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक के बीच में लेते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको रिसीट पावर इन dBW, डेसिबल्स पर वॉट एंड dBm। तो हमने लास्ट स्लाइड में देखा रिसीट पावर एट डिस्टेंस d हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया। रिसीट पावर एट डिस्टेंस d इज इक्वल टू रिसीट पावर एट एनी क्लोजिंग डिस्टेंस d0 मल्टीप्लाइड बाय d0 बाय d द होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा है। तो रिसीट पावर कोई भी डिस्टेंस d में हम लोग इस माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं, रिसीट पावर एट डिस्टेंस d0 इंटू d0 बाई d द होल स्क्वायर। अगर मैं इसको dBW में कन्वर्ट करूं, डेसिबल्स पर वॉट, ये तो लीनियर वैल्यूज है, रिसीट पावर इसमें वॉट्स में है, अगर मैं इसको dBW में कन्वर्ट करूं तो मैं इस इक्वेशन के माध्यम से इसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो रिसीट पावर एट dBW विल बी इक्वल टू 10 log रिसीट पावर प्लस, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन तो प्लस, स्क्वायर 20 log d0 बाय d। तो ये dBW में अगर मैं पावर वॉट्स को कन्वर्ट करूं तो मैं इस फॉर्म में इसे लिख सकता हूं। और ये जो पावर है P रिसीट पावर है D0 इज पावर इन वॉट्स एट डिस्टेंस D0। जो लास्ट लेक्चर में हम देखा, लास्ट स्लाइड में देखा हम लोगों ने, वो अगर मैंने 5 वॉट्स एज्यूम किया सपोज, तो मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट करके और 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में भी निकाल सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसको dBW की जगह dBm में कन्वर्ट करना चाहूँ, डेसिबल्स पर मिलीवॉट, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, रिसीट पावर एट dBm, रिसीट पावर इन डेसिबल्स पर मिलीवॉट विल बी इक्वल टू रिसीट पावर D0। इसको पहले मैं मिलीवॉट में कन्वर्ट करूंगा, ये तो वॉट्स में थी, इसको मैं मिलीवॉट में कन्वर्ट करूंगा, रिसीट पावर इन मिलीवॉट्स प्लस 20 log D0 बाई d, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। अलग तरीका इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हमको रिसीट पावर एट dBm कैलकुलेट करना है और हमें अगर रिसीट पावर एट dBW पता है, तो हम इसको इस फॉर्म में, रिसीट पावर एट dBm विल बी इक्वल टू रिसीट पावर एट dBW प्लस 30। अगर मैं जस्ट इसको 30 ऐड कर दूं dBW में, तो आई विल गेट अ रिसीट पावर इन dBm। तो ये एक आसान तरीका है, अगर आपको रिसीट पावर dBW में पता है, उसमें आप जस्ट 30 ऐड कर लोगे तो आपको एक रिसीट पावर इन dBm पता चल जाएगा। अगर मैं इसी बात में फिर से स्ट्रेस देना चाहता हूं कि जो मिलीवॉट्स है और जो वॉट्स है वो बेसिकली पावर को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, वेयर एज डेसिबल्स एज प्योर dB जो वैल्यू है वो एक रेशियो को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। और अगर मैं पाथ लॉस की बात करूं, अगर सेम एक्सप्रेशन में पाथ लॉस की बात करूं, आपने देखा होगा रिसीट पावर तो मैंने निकाल लिया, अब पाथ लॉस किस तरह से डिस्टेंस के बेसिस पे निकाल सकता हूं। तो पाथ लॉस का एक्सप्रेशन, हेंस पाथ लॉस एट डिस्टेंस d फ्रॉम द ट्रांसमीटर इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिस्टेंस D0 विल बी। तो पाथ लॉस अगर मैं बात करूं, अगर जैसे हमने रिसीट पावर निकाला एक डिस्टेंस d, अगर आपको एक रिसीट पावर एट डिस्टेंस D0 पता हो तो आप एक्स्ट्रापोलेट करके रिसीट पावर एट डिस्टेंस d निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको पाथ लॉस एट डिस्टेंस D0 पता हो तो आप फिर से एक्स्ट्रापोलेट करके आप पाथ लॉस एट डिस्टेंस d भी निकाल सकते हो। सेम कंडीशन है, अगर ट्रांसमीटर यहाँ पर है और एक रिसीवर यहाँ पर है और दोनों के बीच में डिस्टेंस सपोज d है और मैंने एक क्लोजिंग डिस्टेंस एज्यूम किया D0, अगर मैंने पहले पाथ लॉस D0 निकाल लिया तो पाथ लॉस एट डिस्टेंस d मैं इस फॉर्म में निकाल सकता हूँ। पाथ लॉस एट डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू पाथ लॉस एट डिस्टेंस D0 और d बाय D0 द होल स्क्वायर। इसी को मैं dB फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, पाथ लॉस एट डिस्टेंस d dB में, क्योंकि ये लॉस है, रेशियो है, तो ये डेसिबल्स में आएगी। पाथ लॉस एट डिस्टेंस D0 प्लस 20 log d बाय D0 प्लस 20 log d बाय D0। तो अगर मेरे को पाथ लॉस एक डिस्टेंस d पे निकालना है, अगर मुझे पाथ लॉस एक डिस्टेंस D0 पता है या मैं कैलकुलेट करूंगा इक्वेशन 1.9 से, तो मैं पाथ लॉस एक डिस्टेंस d निकाल सकता हूं। दो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है इस दो इक्वेशंस में, 1.17 एंड 1.18, और क्वाइट अपरेंट भी है अगर आप इक्वेशन 1.9 देखोगे और उसके सब्सिक्वेंट पाथ लॉस एक्सप्रेशन भी देखोगे। तो रिसीट पावर है वो देखोगे आप, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जो d बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू D0, ये रेशियो जब बढ़ेगा, तब ये रेशियो जो D0 बाई d, व्हेन d इज मच ग्रेटर देन D0, तो रिसीट पावर काफ़ी कम होगा और पाथ लॉस काफ़ी बढ़ेगा।
तो रिसीट पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जैसे मैंने बताया था, वेयर एज पाथ लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है लॉस बढ़ेगी, रिसीट पावर आपकी कम होगी तो लॉस बढ़ेगा, तो इसलिए पाथ लॉस बढ़ेगा, वेयर एज रिसीट पावर कम होगा। तो ये दो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं। यहाँ देखोगे आप रिसीट पावर इज ये d0/d है यहाँ पर, वेयर एज पाथ लॉस इस पे d/d0 है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं। इफ अ ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस 50 वॉट्स ऑफ पावर, तो एक ट्रांसमीटर, समझिए एक ट्रांसमीटर कहीं लोकेटेड है और एक रिसीवर है कहीं पर, और हमने एज्यूम किया है ट्रांसमीटर जो है वो 50 वॉट की पावर जनरेट करता है। एक ट्रांसमीटर 50 वॉट की पावर से ट्रांसमिशन करता है या जनरेट करता है। फर्स्ट ये पूछा गया, फर्स्ट कन्वर्ट द ट्रांसिट पावर इन यूनिट्स ऑफ dBm एंड dBw। आपको दिया गया 50 वॉट्स, आपको ये 50 वॉट्स को पहले dBm के फॉर्म में लिखना है और तो उसके आगे dBw के फॉर्म में भी लिखना है। If 50 watt is applied to a unity gain antenna, अगर मैंने 50 वॉट का जो पावर है एक यूनिटी गेन एंटीना में अप्लाई कर दिया, यूनिटी गेन एंटीना जैसे मैंने बोला इसकी गेन 1 GTX अगर गेन 1 हो, विथ अ 900 मेगाहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी, अगर जिसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी 900 मेगाहर्ट्ज, ट्रांसमीटर पावर ट्रांसमिट कर रहा है 50 वॉट से, पहले उसको आपको dBm और dBw में कन्वर्ट करना है। उसके बाद ये बताया गया है कि जो ट्रांसमीटर गेन है वो 1 है और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन है, जिस फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिशन हो रहा है वो 900 मेगाहर्ट्ज है। टिपिकली GSM कैरियर्स आप देखोगे टिपिकली इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्रांसमिट करते हैं। 2G सिस्टम जो होते हैं टिपिकली इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में ट्रांसमिट करते हैं। फाइंड द रिसीट पावर इन dBm एट द फ्री स्पेस डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स फ्रॉम द एंटीना। तो आपको पहले तो रिसीट पावर दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस आपको बताया गया है वो है 100 मीटर्स है। तो आपको रिसीट पावर पता करना है PR एट 100 मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। उसके बाद आपको ये पता करना है कि व्हाट विल बी द रिसीट पावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स। ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में देखा होगा आपने। अगर आपको 100 मीटर्स, लेट्स एज्यूम 100 मीटर्स एक क्लोजिंग डिस्टेंस है, d0 इक्वल टू 100 मीटर्स है। पहले आप रिसीट पावर एक क्लोजिंग डिस्टेंस 100 मीटर में पता करोगे, फिर आप रिसीट पावर एक डिस्टेंस एक डिस्टेंस 10 किलोमीटर में पता करोगे। और इसके आगे बताया गया एज्यूम यूनिटी गेन फॉर द रिसीवर एंटीना। सो रिसीवर एंटीना के भी गेन आपको 1 मानना है। तो सब कुछ है आपके पास ट्रांसमीटर पावर है, आपके पास क्लोजिंग डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर्स, एक्चुअल डिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलोमीटर्स और कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया गई है 900 मेगाहर्ट्ज। तो अगर आप देखोगे, अगर आपको रिसीट पावर निकालनी है पहले, तो रिसीट पावर का अगर आप इक्वेशन देखोगे, रिसीट पावर विल बी इक्वल टू PT GTX GRX लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई D द होल स्क्वायर। तो आपको पहले लैम्डा निकालनी पड़ेगी ये रिसीट पावर निकालने के लिए, और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो आपको पहला डिस्टेंस है 100 मीटर्स, पहले आप वो 100 मीटर्स के लिए निकालोगे रिसीट पावर, फिर आप एक्स्ट्रापोलेट कर लोगे 10 किलोमीटर के लिए, जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में इक्वेशन देखा है उसकी मदद से। तो चलिए आइए इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो जैसा मैंने बताया ट्रांसिट पावर दिया हुआ है 50 वॉट्स, कैरियर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 900 मेगाहर्ट्ज, और ये बहुत सिंपली मैं लैम्डा निकाल लूंगा कैरियर फ्रीक्वेंसीज। लैम्डा क्या होगा, C/FC। C तो पता है आपको 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और FC आपको दिया हुआ है 900 × 10⁶। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट लैम्डा इज 1/3। ठीक है, अब ट्रांसिट पावर आपको पहले dBw में कन्वर्ट करना है, तो dBw वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है 10 log PT 50 वॉट से, क्योंकि dBw तो 1 वॉट ही रहेगा यहाँ पर, 10 log 50, तो ये 17 dBw हो गया। और अगर मैं dBm में की बात करूँ तो आपको पहले 50 वॉट्स को मिली वॉट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 50 वॉट्स का मिली वॉट्स हो जाएगा 15 × 10⁻³ तो अगर मैं इसका लॉग लूँ तो आ जाएगा 47 dBm। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको dBm में कन्वर्ट करना है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका, इसको सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो आप PT dBw + 30, तो आपका 17 + 30 ये आ जाएगा 47
dBm। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है अगर आपको ऐसे इक्वेशन से सॉल्व नहीं करना है तो पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, इसको dBW में रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हम लोगों ने dBm में रिप्रेजेंट कर दिया। अब जैसे रिसीट पावर हमको निकालना है तो रिसीट पावर का इक्वेशन हम लोगों ने देखा है फ्री स्पेस पाथ लॉस वाला, जहाँ पर फ्री ट्रांसमिशन इक्वेशन, जहाँ पर ट्रांसमीटर गेन एंटीनास भी इंक्लूडेड है। तो दोनों गेन हमने देखा 1 और 1 है, ट्रांसमीटर पावर 50 वॉट्स है। पहले हम लोग लीनियरली सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको dB में और dBm में कन्वर्ट करेंगे। 1/3 जो लैम्डा है 1/3 हमने निकाल चुके, तो इसका निष्कर्ष जो आता है वो है 3.5 × 10⁻³ मिलीवॉट्स। और इसको अगर हम dBm में कन्वर्ट करें तो इसका वैल्यू आता है -24.5 dBm। तो ये लीनियर वैल्यू हो गया, लीनियर पावर, ये इन डेसिबल्स। ये आ गया डेसिबल्स में आपका -24.5 dBm। और ये जो डिस्टेंस है इसमें आप गौर कीजिएगा वो 100 मीटर्स के लिए हमने निकाला है। अब हमें इसको निकालना है कितने किलोमीटर्स के लिए, 10 किलोमीटर्स के लिए। तो हमने याद है पिछले स्लाइड में जो इक्वेशन पढ़ा था, रिसीव्ड पावर एट 10 किलोमीटर विल बी इक्वल टू रिसीव्ड पावर एट क्लोजिंग डिस्टेंस d0। तो ये पर 100 मीटर्स है तो मैं इसको d0 को जस्ट 100 लिख लेता हूं, मल्टीप्लाइड बाय क्या वैल्यू आएगी, d0/d इंटू होल स्क्वायर। तो d0 यहाँ पर, और इसको मैं वापस ले सकता हूँ, रिसीट पावर हमको पता है ये वाली वैल्यू, सो रिसीट पावर एट 100 मल्टीप्लाइड बाय d0 की वैल्यू आपकी 100 है और d की वैल्यू 10 किलोमीटर, 10,000, यस 10,000 द होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो रिसीट पावर एट 10 किलोमीटर मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखो अगर dB फॉर्म में भी लिख सकता हूं, मैंने ये लीनियर स्केल में लिखा, उसको लीनियर को भी dB में कन्वर्ट कर सकता हूं या तो डायरेक्टली dB में भी कैलकुलेट कर सकता हूं। रिसीट पावर एट इन dB, अगर मैं dBm की बात करूं, dBm में जो निकाला है मैंने यहाँ पर एट 10 किलोमीटर विल बी इक्वल टू रिसीट पावर एट डिस्टेंस d0 प्लस 20 log d0/d। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो रिसीट पावर आप देखोगे -64.5 dBm है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इस इक्वेशन से आपको नजर आएगी कि जैसे देखोगे आप रिसीट पावर एट 100 मीटर्स जो डिस्टेंस है वो -24.5 dBm है, वेयर रिसीट पावर एट 10 किलोमीटर है वो -64.5 dBm। यानी अगर आप लॉस जब कैलकुलेट करोगे रिसीट पावर में, जैसे मैंने 100 मीटर से 10 किलोमीटर में गया तो -64.5 और -24.5 अगर मैं सब्सट्रैक्ट किया तो इसका अराउंड 40 dB का लॉस है, अराउंड 40 dB लॉस है, जैसे डिस्टेंस 100 मीटर से 10 किलोमीटर में चला। ये आपको कुछ अपरेंट भी है क्योंकि 100 मीटर्स और 10,000 अगर आप dB में आप उसको डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट करोगे दैट इज अराउंड 40 dB आप देखोगे। तो ये लॉस जो है 40 dB का लॉस है अगर आप देखोगे 100 मीटर से अगर मैं इसमें गया हूँ, क्योंकि स्क्वायर टर्म है तो बेसिकली डिस्टेंस स्क्वायर के बेसिस पे है। तो अगर आप 100 में जस्ट तो ये लॉस जो देखोगे आप ये 40 dB का लॉस है। अब हम आगे बढ़ते हैं ये पढ़ेंगे टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल। तो अभी तक हमने देखा जो लाइन ऑफ साइट मॉडल है, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर है जो एक दूसरे को देख सकते हैं और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है और ट्रांसमीटर अगर pt से ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर में pr है और ये pt और pr के बीच में रिलेशनशिप देखा हम लोगों ने, और ये लैम्डा जो वेवलेंथ है उससे ट्रांसमिट हो रहा है और GTX जो ट्रांसमीटर गेन है और GRX जो रिसीवर गेन है। इसके बेसिस पे हम लोगों ने लाइन ऑफ साइट के लिए सिंपल इक्वेशन, फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन का इक्वेशन देखा और उसके बेसिस पे हम लोगों ने पाथ लॉस कैलकुलेट किया, dBm dBw की वैल्यू कैलकुलेट की। अब हम थोड़े मॉडल को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हम एज्यूम करते हैं एक डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट पाथ के अलावा एक बाउंस्ड पाथ और रिफ्लेक्टेड पाथ भी है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो एक डायरेक्ट पाथ जो ये इक्वेशन जो ये है ये डायरेक्ट पाथ है, आप देखोगे जो टॉप वाला पाथ है ये डायरेक्ट पाथ है और ये जो पाथ है जो रिफ्लेक्टेड पाथ है आप देखोगे ये एक रिफ्लेक्टेड पाथ है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में।
So two-ray ground model is used when a ground reflection dominates the multipath effect. So ये typically इसको एक multipath channel भी बोलते हैं, but इसमें टू रे है, तो ये हम लोगों ने assume किया सिर्फ दो ही रे टू रे multipath model है, एक direct path है और एक indirect path है और bounced path इसको भी बोला जाता है। ये LOS component है, बेसिकली इसको LOS component बोलते हैं, और टिपिकली इसको नॉन लाइन ऑफ साइट component भी बोलते हैं। जो बाउंस्ड पाथ आ गई है उसको नॉन लाइन ऑफ साइट भी component भी बोलते हैं। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं वो आगे हम देखेंगे। ये हम एज्यूम करेंगे जो ट्रांसमीटर एंटीना हाइट है वो HT है और जो रिसीवर एंटीना हाइट है वो HR है इस केस में। तो ये जो टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल है, टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल है, इसको हम अगर आप याद करोगे तो अगर सिर्फ डायरेक्ट पाथ था तो सिर्फ इस फॉर्म ये टर्म नहीं था। अगर सिर्फ लाइन ऑफ साइट पाथ की बात करें और डायरेक्ट पाथ की बात करें, सिर्फ इक्वेशन में अगर आप देखोगे लैम्डा 4/4 स्क्वायर रूट ऑफ दिस इनटू e⁻j 2π fct सिर्फ था। नाउ बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड पाथ एक एडिशनल टर्म आ गई है इसमें, ये रिफ्लेक्टेड पाथ की वजह से एक एडिशनल टर्म आपकी इक्वेशन में आ गई है। और पाथ लेंथ अगर आप देखोगे डायरेक्ट पाथ की वो L है, वेयर रिफ्लेक्टेड पाथ की x प्लस x बार है। तो आप देखोगे इसी साइड में ये पाथ की लेंथ है जो ग्राउंड तक है, और ग्राउंड से जो रिफ्लेक्ट हो रही रिसीवर में उसकी लेंथ x बार है। तो ये x प्लस x बार उसकी लेंथ है। और जो फेज शिफ्ट हमने लास्ट टाइम भी देखा था 2π L बाय लैम्डा, तो L जो डिस्टेंस है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, और लैम्डा जो वेवलेंथ है, इसमें जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है पाथ है वो x प्लस x बार है और डिवाइडेड बाय लैम्डा। इसमें आप एक चीज़ और नोट करोगे, इसमें एक एडिशनल टर्म आ गया है टाउ, t माइनस टाउ। टाउ जो है वो टाइम डिले कोरस्पॉन्डिंग टू द डायरेक्ट पाथ है। जो एक्स्ट्रा टाइम जो इनडायरेक्ट पाथ ले रही है रिसीवर में पहुंचने के लिए, उसे हम जनरली टाउ से इसमें डिनोट कर रहे हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? आपका जो पाथ डिफरेंस है इनडायरेक्ट पाथ का, जो टोटल पाथ लेंथ इनडायरेक्ट पाथ का वो x प्लस x बार है, और डायरेक्ट पाथ का जो लेंथ है माइनस L है, और ये टोटल पाथ डिफरेंस हो गया दोनों पाथों के बीच में, एक डायरेक्ट पाथ के बीच में और इनडायरेक्ट पाथ के बीच में, डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। इसके बेसिस पे हम लोग एक टाइम डिले डिफरेंस, टाइम डिले निकाल सकते हैं दोनों पाथों के बीच में। तो ये जो सेकंड पाथ है वो कुछ डिले के बाद रिसीवर पे आएगा, तो वी मॉडल द डिले एज द टाउ। तो ये जो रिसीव सिग्नल है ut माइनस टाउ लिख सकते हैं इसको। और जो एंटीना गेन्स हमने लास्ट टाइम भी देखा था, GL को हम लोग एज्यूम करें GA इंटू GB, दैट इज अ डायरेक्ट पाथ का जो एंटीना गेन्स है GA और GB, और वेयर जो रिफ्लेक्टेड पाथ का एंटीना गेन्स है उसको हम GR डिनोट कर रहे हैं, और GR कैन बी GC इंटू GD, GC इंटू GD। तो इनडायरेक्ट पाथ गेन्स है GC इंटू DD। तो पहला अप्रोक्सीमेशन हम लोग इसमें करते हैं, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ये एक नैरो बैंड ट्रांसमिशन है। नैरो बैंड ट्रांसमिशन के बारे में मैं और डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा, बट नैरो बैंड ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है जैसे ut विल बी वेरी वेरी क्लोजली इक्वल टू ut माइनस टाउ। जो डिले होता है दोनों पाथों के बीच में वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू योर सिंबल ड्यूरेशन। जो आपका एक सिंबल का ड्यूरेशन होता है उसके मुकाबले अगर आपका डिले दोनों पाथों के बीच में काफ़ी कम रहा तो उसे हम जनरली नैरो बैंड ट्रांसमिशन बोला जाता है। जनरली उससे नैरो बैंड अप्रॉक्सीमेशन हम उस तरह से कर सकते हैं। तो समझो आपका डिले कुछ माइक्रो सेकंड में आया, आपके दोनों पाथ के बीच का डिले कुछ माइक्रो सेकंड में आया, और आपका सिंबल ड्यूरेशन जो आपका एक्चुअल सिंबल ड्यूरेशन है कुछ मिली सेकंड में आया, तो अब वी कैन एज्यूम जो u ऑफ t विल बी वेरी क्लोज टू ut माइनस टाउ। अगर ये अप्रॉक्सीमेशन मैंने एज्यूम किया तो रिसीट पावर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये याद रखिए, ये अप्रॉक्सीमेशन तभी वैलिड है जब आपका सिंबल ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा है एज कंपेयर टू द डिले between the two paths. So time delay between the two paths is very very small as compared to your symbol duration. This case we can make this approximation. अगर मैंने ये approximation किया तो u of t minus tau को मैं ut of t से रिप्लेस कर दूंगा। उसके बाद मैं तो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करूंगा और उसको इस इक्वेशन को पावर टर्म्स में इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये इक्वेशन 1.19 है, मैं उसको इक्वेशन 1.20 के फॉर्म में लिख सकता हूं आफ्टर डूइंग सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन 1.19 एंड यूजिंग अ नैरो बैंड अप्रोक्सीमेशन वेयर आई एज्यूम, जहां मैं एज्यूम कर रहा हूं जो डिले है दोनों पाथों के बीच में दैट इज फार स्मॉलर देन द एक्चुअल सिंबल ड्यूरेशन। ओके, अगर मैं इसको ये कहूँ तो इसमें एक नया टर्म आप देखोगे फाई जो है वो है
पाथ डिफरेंस बिटवीन द और फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पाथ्स। ये तो हमको पता था पाथ डिफरेंस है, x plus x dash minus lambda, this is nothing but the path difference एंड करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको पहले नॉर्मलाइज करेंगे आपका वेवलेंथ से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल फेज, बिकॉज अगर आप देखोगे लैम्डा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, तो अगर मेरे को फेज डिफरेंट डेल्टा फाई निकालना है तो बेसिकली पहले हमको पार्ट डिफरेंस को लैम्डा से नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, फिर क्योंकि हमको फेज निकालना है तो इसको टोटल फेज 2 पाई से मल्टीप्लाई करने का, दैट विल गिव मी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू पाथ्स। तो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू रिसीव्ड कंपोनेंट्स, एक डायरेक्ट कंपोनेंट और एक द इनडायरेक्ट कंपोनेंट। नाउ हम इक्वेशन 1.20 से काफी इंसाइट्स निकालने वाले हैं। फॉर केसेस व्हेन d इज वेरी लार्ज, अगर मैंने एज्यूम किया कि आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस काफी लार्ज है, दोनों ट्रांसमीटर रिसीवर, जो डिस्टेंस मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करूं, अगर ये डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस दोनों ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में काफी लार्ज है, काफी बड़ा है, दैट इज अगर एंटीना हाइट के मुकाबले काफी बड़ा है, तो द रिसीट पावर फॉर टू रे ग्राउंड बाउंड्स मॉडल कैन बी गिवन एज, अगर ये डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस आपकी दोनों एंटीना हाइट से काफी बड़ी है, तो मैं इसको इस अप्रोक्सीमेशन में लिख सकता हूं, जो टू रे ग्राउंड बाउंस मॉडल जो होगा, रिसीट पावर फॉर टू रे ग्राउंड बाउंस मॉडल को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। रिसीट पावर विल बी इक्वल टू ट्रांसमीटर पावर मल्टीप्लाइड बाय द गेन ऑफ द एंटीनास मल्टीप्लाइड बाय द ht स्क्वायर इंटू HR स्क्वायर बाय d4। ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, ये इसी पे वैलिड है जब आपका डिस्टेंस काफी एंटीना हाइट के मुकाबले काफी बड़ा है। तो आप इसमें ऑब्जर्व करोगे, नाउ रिसीट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ट्रांसमिट पावर, जो फ्री स्पेस पाथ लॉस में भी था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GL इंटू GR, जो फ्री स्पेस और फ्रीज इक्वेशन में भी था, जब इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंटीना गेन्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PT। इसमें दो नए टर्म्स और आ गए हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया HT स्क्वायर और HR स्क्वायर में। अगर आपकी रिसीवर एंटीना हाइट्स और ट्रांसमीटर एंटीना हाइट्स काफी बड़ी है तो रिसीट पावर भी ज्यादा होगी। बट इसमें एक मेजर ये आ गया कि नाउ इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d टू द पावर 4। अगर आप फ्री स्पेस पाथ लॉस और फ्री ट्रांसमिशन इक्वेशन से अगर इसको कंपेयर करें, जहां पर रिसीट पावर, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, रिसीट पावर फॉर फ्री ट्रांसमिशन इक्वेशन और फ्री स्पेस पाथ लॉस वाज 1/d स्क्वायर। अब ये रिसीट पावर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d टू द पावर 4 हो गया। दैट मीन्स देयर इज एडिशनल 20 dB पर डेकेड ऑफ डिफरेंस। That means it will be now 40 dB per decade। तो रिसीट पावर जो होगी आपकी अब 40 dB पर डेकेड के रेशियो में फॉल होगी। बट दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन d इज वेरी वेरी लार्ज, व्हेन d आपका जो डिस्टेंस है ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, वो एंटीना हाइट से काफी ज्यादा बड़ी है। तो रिसीट पावर फॉल्स ऑफ विद द डिस्टेंस रेज्ड टू 4th पावर और एट द रेट ऑफ 40 dB पर डेकेड। तो जो आपका d स्क्वायर था वो d4 में कन्वर्ट हो गया, यानी इसमें ज़्यादा ड्रास्टिकली रिसीट पावर डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू फ्री स्पेस पाथ लॉस और फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन में। तो रिसीट पावर कैन बी एक्सप्रेस इन dBm। अगर मैं इसको dBm में कन्वर्ट करूं तो dBm में इस फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं, रिसीट पावर इन dBm विल बी ट्रांसमीटर पावर इन dBm प्लस 10 log GL प्लस 10 log GR प्लस 20 log HT इंटू HR माइनस 40 log D। तो इसमें आप देखोगे तो ये सब पॉजिटिव टर्म्स है, ट्रांसमिट पावर से रिसीट पावर बढ़ेगी, गेन से रिसीट पावर बढ़ेगी, एंटीना हाइट से भी रिसीट पावर बढ़ेगी, बट डिस्टेंस के मुकाबले 40 dB पर डेकेड के रेशियो से डिक्रीज होगी रिसीव पावर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है इस केस में। सो पाथ लॉस अगेन, अगर हमको रिसीट पावर पता है, हमको ट्रांसमिट पावर पता है, तो हम पाथ लॉस में निकाल सकते हैं, क्योंकि लीनियर पाथ लॉस का डेफिनेशन अगर आपको याद होगा, लीनियर पाथ का डेफिनेशन PT/PR है और PL/dB भी हम निकाल सकते हैं। तो पाथ लॉस एट डिस्टेंस d इन dB विल बी, अगर मैं इसको इन्वर्स कर लूँ, अगर आप देखोगे ये इक्वेशन को, अगर इसी इक्वेशन को अगर मैं पाथ लॉस के फॉर्म में लिखूँ, चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, अगर इसी इक्वेशन को मैं पाथ लॉस के फॉर्म में लिखूँ, अगर पाथ लॉस होगा तो फिर PT/PR वो हो जाएगा आपका d टू द पावर 4 GL GR HT स्क्वायर HR स्क्वायर। ये आपका लीनियर पाथ लॉस इस फॉर्म में
लीनियर पाथ लॉस इस फॉर्म में आ गया। इसको हम अगर डीबी में कन्वर्ट करें तो ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, पाथ लॉस इन डीबी विल बी 40 log D 10 log GL प्लस 10 log GR प्लस 20 log HT प्लस 20 log HR। तो आप देखोगे तो ये पाथ लॉस टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल का इस तरह से हम लिख सकते हैं। द क्रिटिकल डिस्टेंस DC इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस आफ्टर विच, हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा होगा जो डिस्टेंस है, ये इक्वेशन जो 40 dB पर डेकेड डिक्रीज इन द रिसीट पावर इवैल्यूएट D मच ग्रेटर देन HT इनटू HR। तो इसको हम लोग इक्वेशन फॉर्म में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डिस्टेंस DC। जिस डिस्टेंस के बाद रिसीट पावर विल फॉल 40 dB पर डेकेड, इसको हम जनरली क्रिटिकल डिस्टेंस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो क्रिटिकल डिस्टेंस इज डिफाइंड एज डिस्टेंस आफ्टर विच द रिसीव्ड सिग्नल पावर PR falls off proportionally with D to the power -4, the critical distance can be approximated as in this form। तो आप क्रिटिकल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है DC, जब आपका डिस्टेंस D, जो ट्रांसमिटर रिसीवर का डिस्टेंस D और DC के ऊपर हो जाएगा तो आपका रिसीव पावर जो होगा वो 40 dB पर डेकेड के वैल्यू में फॉल होगा। उसके पहले इट विल बी 20 dB पर डेकेड। तो क्रिटिकल डिस्टेंस ये यूजफुल पैरामीटर इन एस्टिमेटिंग द सेल साइज इन अ सेलुलर सिस्टम। तो क्रिटिकल डिस्टेंस जो एक पैरामीटर होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आपको किसी सेल का रेडियस पता करना, सेल का कवरेज एरिया पता करना, सपोज आपको एक टावर लगाना किसी गांव या शहर में, आपको पता करना है ये टावर की रेंज कितने दूर तक पहुंचेगी। तो अगर आपको एंटीना हाइट्स पता हो और आपको ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी पता हो और आप ये एज्यूम कर रहे हो कि ये टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल की तरह से वेरी होगा, तो आप इससे क्रिटिकल डिस्टेंस पता कर सकते हो। तो आप ये पता कर सकते हो कि ये सपोज आपका एंटीना हाइट्स कुछ एंटीना हाइट्स है या कुछ लैम्डा है, तो इसी डिस्टेंस के बाद आपका जो रिसीट पावर होगा वो 40 dB पर डेकेड के वैल्यू से डिक्रीज होगा। उसके बाद से कवरेज काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आपको एक कवरेज एरिया और सेलुलर कवरेज एरिया के बारे में पता चल जाएगा एक क्रिटिकल डिस्टेंस के बारे में। तो ये बहुत ही यूजफुल पैरामीटर है अगर आपको किसी टावर के आसपास कवरेज एरिया पता करना हो या एक्सेस पॉइंट के आसपास कवरेज एरिया पता करना हो। सो रिसीट पावर फॉल्स ऑफ इनवर्सली विद द फोर्थ पावर ऑफ D, ये हमने देख चुका है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, अगर आप देखोगे कि इक्वेशन में यहाँ वेवलेंथ कहीं नजर नहीं आ रहा है। But the receipt signal becomes independent of wavelength because the directional antenna arrays have a receipt power that does not necessarily decrease with frequency। तो ये आप देखोगे एंटीना एरे जो बन जाती है वो फ्रीक्वेंसी से डिक्रीज नहीं होती। अगर आप इक्वेशन याद करोगे एंटीना गेन्स की, दे वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एंटीना एरेज जो रिसीट पावर है वो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से अब डिक्रीज नहीं हो रही है। एंड इट बिकम्स एंड कंबाइनिंग द डायरेक्ट पाथ एंड रिफ्लेक्टेड पार्ट इफेक्टिवली फॉर्म्स एन एंटीना एरे। हम लोग एंटीना एरे के बारे में और ज़्यादा बाद में पढ़ेंगे या कोई और लेक्चर में भी आप पढ़ सकते हो। तो बेसिकली अब जब आपका डायरेक्ट पाथ भी आ रहा है इससे और आपका जब इनडायरेक्ट पाथ आ रहा है रिफ्लेक्टेड होके, तो ये एक सॉर्ट ऑफ एंटीना एरे फॉर्म कर लेता है। ये कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली ऐड और ये होता है सब्सट्रैक्ट होता है। बेसिकली दिस इज व्हाट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट फॉर्म्स एन एंटीना एरे। तो वो एक फ्रीक्वेंसी से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट हो जाता है। ओके, सो ये टू रे ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल का डायग्राम है। यहाँ पर आप देखोगे जब क्रिटिकल डिस्टेंस, यहाँ पर ये क्रिटिकल डिस्टेंस का वैल्यू है और ये ट्रांसमिटर एंटीना हाइट्स की वैल्यू यहाँ दी हुई है। और आप देखोगे अगर आपका डिस्टेंस इसके पहले है तो वेरिएशन ज़्यादा है नहीं, रिसीट पावर में ज़्यादा वेरिएशन है नहीं। अगर आपका डिस्टेंस जो है वो एंटीना हाइट से भी कम है तो जनरली ज़्यादा वेरिएशन है नहीं रिसीट पावर में। इसको जनरली नियर फील्ड का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा उस माध्यम में। जैसे आपका डिस्टेंस जो क्रिटिकल डिस्टेंस से ज़्यादा, जैसे आपका डिस्टेंस जो ट्रांसमिटर रिसीवर का डिस्टेंस है वो एंटीना हाइट से ज़्यादा और क्रिटिकल डिस्टेंस से कम रहेगा, तो ये जो वेरिएशन है इसको हम 20 dB पर डेकेड के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखो आप डिक्रीज जो है वो सॉर्ट ऑफ 20 dB पर डेकेड के माध्यम से भी कर सकते हैं। जब आपका जो डिस्टेंस है जो एक्चुअल डिस्टेंस है ट्रांसमिटर रिसीवर का वो क्रिटिकल डिस्टेंस से कम और एंटीना हाइट से ज़्यादा है, तो ये बेसिकली 20 dB के माध्यम से डिक्रीज हो रहा है, जो हम लोगों ने फ्री स्पेस पाथ लॉस और फ्री ट्रांसमिशन इक्वेशन में देखा था। जहां आपका डिस्टेंस D वो क्रिटिकल डिस्टेंस से ज़्यादा हो जाए, जो ये वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, तो आपका डिक्रीज जो आप देखोगे वो 40 dB पर डेकेड के इससे हो गया। काफ़ी शार्प डिक्रीज आप देखोगे इसमें, काफ़ी शार्प
डिक्रीज हो गया है रिसीव्ड पावर में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कवरेज एरिया पता करने का। तो आपका अगर आप एक टावर आपने एक सेंटर में लगाया है सपोज, और आपको एक कवरेज देना है इस एरिया में, तो आप ये एज्यूम करोगे जो डिस्टेंस कवरेज जो जाएगी वो डी शुड टिपिकली बी लेस देन डी सी, क्योंकि डी सी के बाद आपका जो पावर है टिपिकली इट्स जस्ट मोर लाइक विथ सम सॉर्ट ऑफ अप्रोक्सीमेशंस आपका जनरली 40 dB पर डेकेड के माध्यम से गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बहुत यूजफुल पैरामीटर है टू एस्टिमेट द कवरेज एरिया ऑफ अ सेल। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। डिटरमाइन द क्रिटिकल डिस्टेंस फॉर द 2-ray मॉडल इन एन अर्बन माइक्रोसेल। एक अर्बन माइक्रोसेल लेते हैं जहां पर एंटीना हाइट्स जनरली छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू रूरल माइक्रोसेल जहां पर एंटीना हाइट जनरली बड़े होते हैं। तो एंटीना हाइट दिया हुआ है, ट्रांसमिटर एंटीना हाइट आपको पहले इसमें दिया हुआ है HT 10 मीटर और HR 3 मीटर दिया हुआ है, और आपको ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 गीगाहर्ट्ज। तो आपको पहले क्रिटिकल डिस्टेंस इसके लिए पता करना है। सो व्हाट इज द क्रिटिकल डिस्टेंस फॉर दिस केसेस इंडोर माइक्रोसेल, जब आपका एंटीना हाइट्स दिए हुए 10 मीटर्स और 3 मीटर्स और ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 गीगाहर्ट्ज। सिमिलरली आपको फिर इंडोर माइक्रोसेल के लिए भी यही चीज पता करनी है जब आपकी एंटीना हाइट 3 मीटर्स और 2 मीटर है और आपकी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज है। तो चलिए देखते हैं। तो लैम्डा हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। लैम्डा C/FC हमने देखा है पहले भी 3 × 10⁻, तो लैम्डा की वैल्यू आती है 0.15 मीटर। और क्रिटिकल डिस्टेंस का इक्वेशन जो हमने पहले ही पढ़ चुका है, DC विल बी इक्वल टू 4HT × HR बाय लैम्डा। तो HT हमको पता है, HT की वैल्यू हमने देखा है 10 मीटर है और HR की वैल्यू 3 मीटर है। तो 10 × 3 30, 30 × 4 120, तो 120 आ गए, तो ये आ गई आपकी 800 मीटर्स। तो क्रिटिकल डिस्टेंस जो आ गया इंडोर माइक्रोसेल के लिए फॉर दिस एंटीना हाइट्स इज 800 मीटर्स, सॉरी फॉर अर्बन माइक्रोसेल दिस कम्स आउट टू बी 800 मीटर्स। वेयरएज अगर आप इंडोर माइक्रोसेल की बात करें, इंडोर माइक्रोसेल में आपकी HT और HR डिफरेंट थी। HT और HR की वैल्यू थी आपके 3 मीटर्स एंड 2 मीटर्स, तो ये सिर्फ 160 मीटर्स है। तो इंडोर माइक्रोसेल जहाँ एंटीना हाइट्स आपके इंडोर सिनारियो देखोगे, एक्सेस पॉइंट देखोगे जहाँ आपके एंटीना हाइट्स टिपिकली वॉल पे भी होगी तो 2 या 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी, और आपकी मोबाइल की हाइट सपोज 1 मीटर या 2 मीटर रहेगी, तो क्रिटिकल डिस्टेंस का वैल्यू जनरली 160 मीटर्स तक आता है। वेयर एज अर्बन माइक्रोसेल जहाँ थोड़ी एंटीना हाइट ज़्यादा होगी तो आपका क्रिटिकल डिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है 100 मीटर्स। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप एक बेस स्टेशन या टावर इंस्टॉल कर रहे हो अर्बन माइक्रोसेल में, तो टिपिकली 800 मीटर्स के बाद आपको एक नया टावर इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि उसी टावर की रेंज 800 मीटर्स के बाद 40 dB पर डेकेड के बेसिस पे पावर डिक्रीज हो जाएगा। वेयरएज इन इंडोर माइक्रोसेल ये एक 160 मीटर्स के बाद आपकी जो रिसीव पावर है वो टिपिकली 40 dB पर डेकेड्स के माध्यम से डिक्रीज होना स्टार्ट कर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल्स के बारे में। तो अभी तक हमने देखा 2 टाइप्स ऑफ मॉडल देखा हम लोगों ने, फ्री स्पेस ट्रांसमिशन मॉडल, और हम लोगों ने ये देखा फ्रीज ट्रांसमिशन इक्वेशन जहाँ पर जो रिसीव पावर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d² है। उसके बेसिस पे हम लोगों ने पाथ लॉस इक्वेशंस पढ़े और रिसीव पावर को dBm dBW के माध्यम से कन्वर्ट किया, पाथ लॉस को dB के माध्यम से कन्वर्ट किया, एंड वी सॉ दैट 2-ray ग्राउंड रिफ्लेक्शन मॉडल है, उसमें जनरली 40 dB पर डेकेड के माध्यम से आपकी रिसीव पावर डिक्रीज होती है। The complexity of the signal propagation model makes it difficult to have a single model that fits into different propagation environment. जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा लाइन ऑफ साइट मॉडल, वो लाइन ऑफ साइट मॉडल जनरली हर मॉडल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, कहीं तो कुछ ब्लॉकेजेस होंगे, कुछ तो कुछ होगा, जैसे आपके घर हो गए, ऑफिसेस हो गए, वो सही मॉडल जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है दे मे नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस सिनारियोज, वो इस सिनारियोज में एप्लीकेबल नहीं होंगे। Thus, the following simplified model is commonly used for system design. तो ये सिस्टम डिजाइन के लिए जनरली एक सिंप्लीफाइड मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इस सिंप्लीफाइड मॉडल में मेन डिफरेंस जो आपके अभी तक आपने पढ़ा फ्री स्पेस पाथ लॉस मॉडल में, जहां हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, रिसीव पावर एट डिस्टेंस d इज इक्वल टू रिसीव पावर एट डिस्टेंस d0 बाई d द होल स्क्वायर। हम ये स्क्वायर ना बोल के इसको हम बोलेंगे अब रिसीव पावर एट डिस्टेंस d0 बाई डी n, और इसको बोलते हम जनरली बोलते हैं पाथ लॉस एक्सपोनेंट। जो 2 को हम n से रिप्लेस कर रहे हैं और n को हम जनरली बोलते हैं पाथ लॉस एक्सपोनेंट, सॉरी।
हम जनरली n को जो बोलते हैं वो है पाथ लॉस एक्सपोनेंट। और सिमिलरली मैं इसको दिखा सकता हूँ कि ये अगर मैं आपको फ्री स्पेस पाथ लॉस के टर्म्स में लिखूँ या फ्री ट्रांसमिशन इक्वेशन के टर्म्स में लिखूँ तो ये रिसीट पावर विल बी pt k बाय d0/dn। अगर n को मैं 2 में रिप्लेस कर दूँ तो ये इक्वेशन सेम इक्वेशन जो हमने देखा था 1.9 में फ्री स्पेस पाथ लॉस का और फ्री ट्रांसमिशन इक्वेशन का वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं इसको अगर dB में लिखूँ रिसीट पावर विल बी इक्वल टू pt k dB माइनस 10 log 10 d/d0। k इसमें मैं आपको बताऊंगा आगे, k जो जनरली है वो ये k अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर डायरेक्ट इसमें लिखना चाहूँ तो k की वैल्यू 4 पाई d0 ये है। तो ये अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ आप देखोगे ये सेम इक्वेशन जो 1.9 में हमने पढ़ा था वही इक्वेशन है बेसिकली। अगर मैं इसको dB में लिखूँ ऐसे जैसे मैंने बताया PR dBm इक्वल टू PT dBm प्लस K dB अगर ये मैंने यहाँ से यहाँ लिखा है तो वही सेम इक्वेशन आ जाएगा माइनस 10 log 10 d/d0। अगर यहाँ पॉजिटिव है मैंने यहाँ नेगेटिव ले आया तो इसको इन्वर्स कर लिया है d0 और d को। तो वैल्यूज ऑफ k, d0 एंड n कैन बी ऑब्टेन्ड टू अप्रोक्सीमेट आइदर एन एनालिटिकल और एम्पेरिकल मॉडल। जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू तो आप आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको लैम्डा पता है और d0 पता है तो आप k जो एक टिपिकली कांस्टेंट होगा, अगर लैम्डा और d0 कांस्टेंट तो आप आराम से निकाल सकते हो। या तो आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो या तो एक मेजरमेंट से निकाल सकते हो। आप एक मेजरमेंट लिया आपने d0 में, ये वैल्यू आपकी k की मिल गई, ये वैल्यू आपने k की यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इससे आपको रिसीट पावर एट स्पेसिफिक डिस्टेंस d मिल सकती है। n जनरली विल डिपेंड अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट। अगर फ्री स्पेस रहा तो हमने n की वैल्यू जनरली आपने देखा है n इक्वल टू 2 लिया है हम लोगों ने। अगर फ्री स्पेस नहीं रहा, अगर कोई ऑफिस का एनवायरनमेंट रहा, स्कूल की इन्वायरमेंट रहा, शॉप का इन्वायरमेंट रहा, अर्बन इन्वायरमेंट, रूरल इन्वायरमेंट, उसके बेसिस पे आपकी n की जो वैल्यू है वो जनरली वेरी करेगी। जैसे मैंने इस स्लाइड में, द वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स ऑन द प्रोपगेशन इन्वायरमेंट। तो अगर फ्री स्पेस हमने देख चुका उसकी वैल्यू 2 लिया। अगर अर्बन मैक्रो सेल है तो n की वैल्यू 3.7 से 6.5 के बीच में भी हो सकती है। रिफ्लेक्शंस होंगे, मल्टीपाथ्स होंगे उसके बेसिस पे। अगर अर्बन माइक्रो सेल रहा तो इसकी वैल्यू 2.7 और 3.5 के बीच में भी हो सकती है। अगर ऑफिस बिल्डिंग रहेगा तो ये सब मेजरमेंट से जनरली निकाले गए हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेशन होगी। कोई ऑफिस इन्वायरमेंट के लिए 1.6 भी हो सकती है, कोई ऑफिस इन्वायरमेंट के 3.5 भी हो सकती है। ऑफिस बिल्डिंग मल्टीपल फ्लोर्स में इसकी वैल्यू 2 से 6 के बीच में वेरी हो सकती है। कोई स्टोर की बात करें तो 1.8 और 2.2 के बीच में हो सकती है। फैक्ट्री की बात करें तो 1.6 और 3.3 के बीच में हो सकती है। और घर की बात करें तो 3 के आसपास भी हो सकती है। तो ये जनरली मेजरमेंट थ्रू हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो फ्री स्पेस में वी ऑलरेडी नो इसकी वैल्यू 2 होती है, बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोपगेशन एनवायरनमेंट अगर फ्री स्पेस ना रहे तो इसकी वैल्यू जनरली वेरी होती है। तो अगर इक्वेशन 1.26 की बात करें जहां हमने सिंप्लीफाइड पाथ लॉस के बारे में बताया है, अगर हम लोग इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करें और इसको पाथ लॉस के टर्म्स में लिखे PT dBm माइनस PR dBm माइनस K dB प्लस 10 एंड log 10, तो मैं इसको पाथ लॉस के फॉर्म में इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। K तो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है पिछले स्लाइड में, अगर आप देखोगे K dB इज इक्वल टू 20 log 10 लैम्डा बाई 4 पाई d0 प्लस 10 एन log 10 d/d0। तो इसमें आप देखोगे अगर मैं n को 2 ले लूँ तो ये सेम पाथ लॉस इक्वेशन, सेम पाथ लॉस जो हमने पहले पढ़ा है वही सेम में रिड्यूस हो जाएगा। 20 log d/d0। के तो हमने देखा ही है, k इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई d0। k इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई d0। ओके, तो ये पाथ लॉस इस तरह से हम लिख सकते हैं। Sometimes the simplified path loss model is also referred to as average path loss at distance d, assuming no random variation in the channel। जो ये path loss हम लोगों ने पढ़ा, ये आप देखोगे सिर्फ डिस्टेंस के बेसिस पे वेरी हो रहा है। तो जनरली इसको कभी कभी हम सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल भी बोलते हैं। जैसे सिंप्लीफाइड पाथ लॉस मॉडल क्योंकि ये एवरेज बेसिस पे, डिस्टेंस के बेसिस पे सिंपली वेरी हो रहा है। तो वी कैन रीराइट दिस वन एज PL d0 प्लस 10n log d/d0। ये सेम इक्वेशन जो हमने पहले भी देखा है, बस 2 की जगह n आ गया। तो पाथ लॉस एट डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू पाथ लॉस एट डिस्टेंस d0 प्लस, अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूँ तो 20 log d/d0।
ये फ्री स्पेस के लिए हो गया। अगर कोई और प्रोपगेशन एनवायरनमेंट की बात करें तो PL एवरेज पाथ लॉस d0 प्लस 10n log d by d0 फॉर अदर प्रोपगेशन एनवायरनमेंट। ओके, और ये PL d0 इट्स नथिंग बट माइनस k dB जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो 4 पाई जो देखा हम लोगों ने लैम्डा बाई 4 पाई d0 जो ये है वैल्यू है, ये नथिंग बट ये है d0 की से रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने। PL d0 इज माइनस k dB। ओके, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे तो PL d0 इज इक्वल टू माइनस k dB का अगर मैं यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो ये सेम इक्वेशन जो हमने 1.29 में पढ़ा था वही एक्सप्रेशन है। तो इसको हम जनरली एवरेज पाथ लॉस के माध्यम से भी जानते हैं।